नमस्कार। सोचिए, एक परिवार मदद की गुहार लगाता है और वो गुहार एक दो नहीं बल्कि पूरे 16 साल लंबी कानूनी लड़ाई बन जाती है। आज हम एक ऐसे ही केस की तह तक जाएंगे जो एक बहुत ही साधारण से अनुरोध से शुरू हुआ और भारत के सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा। ये कहानी है करुणा और नियमों के बीच की एक अनोखी कश्मकश की। ये सब शुरू हुआ 15 जनवरी 2004 को। इंडियन बैंक में क्लर्क थे जगदीश राज, जिनकी अचानक मौत हो गई। और बस यहीं से एक ऐसी कहानी शुरू हुई जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। परिवार ने बस एक सीधी सी मांग रखी थी, अपने बेटे के लिए एक नौकरी। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि इस एक सवाल का जवाब मिलने में 16 साल लग गए? चलिए इस पूरी उलझी हुई कहानी की एक एक परत को खोलते हैं। तो सब कुछ शुरू कहाँ से हुआ? जगदीश राज के जाने के फौरन बाद उनके परिवार ने बैंक से एक बहुत ही सीधी और मानवीय गुहार लगाई। तो देखिए, हालात कुछ ऐसे थे। जगदीश राज के पीछे रह गईं उनकी पत्नी और 3 छोटे बच्चे। परिवार पर जैसे पहाड़ टूट पड़ा था। और इसी मुश्किल घड़ी में उन्होंने उम्मीद से बैंक में अपने बेटे के लिए अनुकंपा नियुक्ति की अर्जी दी, जिसे हम आम भाषा में सहानुभूति के आधार पर मिलने वाली नौकरी भी कहते हैं। अब यहाँ एक और बात हुई। बैंक ने परिवार को फौरन कुछ पैसे भी दिए, करीब करीब 3 लाख रुपए, और साथ में हर महीने की पेंशन। अभी तो ये एक मामूली डिटेल लग रही है ना, लेकिन याद रखिएगा इस रकम को, क्योंकि यही वो एक चीज थी जो इस कहानी का सबसे बड़ा, सबसे अहम मोड़ बनने वाली थी। लेकिन सवाल ये है कि बैंक ने सीधे सीधे नौकरी की अर्जी पर विचार क्यों नहीं किया? मतलब परिवार मुश्किल में था। तो इसे समझने के लिए हमें पहले ये जानना होगा कि ये अनुकंपा नियुक्ति आखिर होती क्या है, इसका कानूनी मतलब क्या है। बिल्कुल आसान भाषा में समझिए, ये एक स्पेशल प्रोविजन है। अगर किसी सरकारी कर्मचारी की नौकरी के दौरान मौत हो जाती है तो उनके परिवार के किसी एक सदस्य को नौकरी दी जा सकती है। और इसका मकसद सिर्फ एक है, परिवार को अचानक आए पैसों के संकट से उभारना। पर यहीं पर एक बहुत बड़ा पेंच है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अपना स्टैंड बिल्कुल साफ रखा है। कोर्ट कहता है कि ये कोई हक नहीं है। मतलब ऐसा नहीं कि परिवार इसे मांग सकता है और देना ही पड़ेगा। नहीं, इसका एकमात्र मकसद है उस मुश्किल घड़ी में परिवार को फौरन सहारा देना। ये एक मदद है, अधिकार नहीं। इस केस के इतने लंबे खिंचने की एक सबसे बड़ी वजह थी कन्फ्यूजन। बैंक की नीतियां यानी उसके रूल्स समय के साथ बदलते रहे और इसी वजह से एक बड़ा भ्रम पैदा हो गया। यहां आकर मामला और भी ज्यादा उलझ गया। देखिए, समय के साथ बैंक की स्कीम्स बदलती रहीं, लेकिन कानून इस मामले में बिल्कुल साफ है। कर्मचारी की मौत के समय जो स्कीम लागू थी, सिर्फ और सिर्फ वही मानी जाएगी। और जगदीश राज के केस में वो थी 1979 वाली स्कीम। उसके बाद आई कोई भी नई स्कीम, कोई भी नया रूल इस केस पर लागू हो ही नहीं सकता था। और यही इस केस का टर्निंग पॉइंट था। और अब हम आते हैं उस एक पन्ने पर, उस एक पैराग्राफ पर जिसने इस 16 साल लंबी लड़ाई का फैसला कर दिया। ये सबूत था 1979 की स्कीम का एक छोटा सा हिस्सा। ये नियम एकदम शीशे की तरह साफ था। इसमें एक आइदर और वाली सिचुएशन थी, यानी परिवार के पास 2 रास्ते थे। या तो वो ग्रेच्युटी का पूरा पैसा ले लें, जो कर्मचारी की सर्विस के लिए एक मुश्त रकम मिलती है, या फिर उस पैसे को छोड़कर नौकरी का विकल्प चुनें। दोनों चीजें एक साथ मिलना मुमकिन ही नहीं था। और परिवार ने कौन सा रास्ता चुना? उन्होंने चुना ऑप्शन ए, यानी पैसों वाला रास्ता। उन्होंने ग्रेच्युटी का पूरा पेमेंट ले लिया और 1979 की स्कीम के नियमों के हिसाब से जिस पल उन्होंने ये पैसा स्वीकार किया, नौकरी पाने का दूसरा रास्ता उनके लिए अपने आप ही बंद हो गया। बस बात वहीं खत्म हो गई थी। तो जब ये सारे तथ्य सुप्रीम कोर्ट के सामने रखे गए तो कोर्ट अपने अंतिम फैसले तक कैसे पहुंचा, चलिए देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट का तर्क बहुत ही सीधा और स्टेप बाय स्टेप था। पहला, उन्होंने कहा कि सही स्कीम कौन सी है, सिर्फ 1979 वाली जो मौत के समय लागू थी। दूसरा, उस स्कीम में क्या था? एक साफ चॉइस थी, ग्रेच्युटी या नौकरी, दोनों नहीं। तीसरा, परिवार ने क्या चुना? उन्होंने ग्रेच्युटी का पैसा ले लिया। और चौथा, इसका नतीजा क्या हुआ? जैसे ही ग्रेच्युटी ली, वो नौकरी के लिए एलिजिबल नहीं रहे। केस क्लोज्ड। और यहाँ एक और बहुत दिलचस्प बात सामने आई। कोर्ट ने यह भी देखा कि अगर मान भी लें कि बाद वाली स्कीम्स लागू होती, तब भी परिवार नौकरी के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाता,
क्यों? क्योंकि उनकी जो कुल पारिवारिक आमदनी थी वो तय सीमा से 60% ज्यादा थी। और आखिर में कोर्ट ने ये बहुत ही मार्मिक बात कही। उन्होंने माना कि उन्हें परिवार के हालात से पूरी सहानुभूति है, लेकिन सिर्फ सहानुभूति के आधार पर कानूनी फैसला नहीं दिया जा सकता। फैसले हमेशा नियमों और कानूनों पर ही टिके होने चाहिए, भावनाओं पर नहीं। तो ये पूरा मामला हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। ये हमें सहानुभूति और नियमों के बीच की एक महीन रेखा दिखाता है। जब हम कोई सिस्टम बनाते हैं तो उसे सबके लिए निष्पक्ष और एक जैसा रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसे में किसी एक इंसान की मुश्किल और तकलीफ के लिए उन नियमों में कितनी गुंजाइश होनी चाहिए, इस पर सोचने के लिए वाकई बहुत कुछ है।